तो दोस्तों, हम फौजी भाइयों के लिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि सरकार अब हमारी पेंशन सिस्टम को बंद कर नई पेंशन सिस्टम एनपीएस हमारे लिए लाने जा रही है और इसकी सिफारिश 15वें वित्तीय आयोग में की गई है। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है कि केंद्र सरकार को लगता है कि अब सेना का खर्च कम करने की ज़रूरत है और इसकी पुष्टि एक सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन समिति ने भी की है कि सरकार को अब सेना का खर्च कम करने में ज़्यादा रुचि है। आज पूरे भारत में सिर्फ सेना ही एक ऐसी संस्था है जिसका पेंशन सिस्टम चालू है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, बाकी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सभी के लिए एनपीएस सिस्टम 2004 से लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक सैनिक जो अपनी जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान अपने देश के लिए दे देता है, अपने परिवार की खुशियों तक का बलिदान देता है, क्या उसको एक आम आदमी की तरह देखना उचित है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये चंद मिनटों का वीडियो आपके लिए और आने वाली फौज की नई पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस आखिर क्या है और कैसे काम करती है, और ये पेंशन सिस्टम हमारी पुरानी पेंशन सिस्टम के मुकाबले कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। और वीडियो के अंत में आपको कमेंट भी देना है कि आप कौन सी पेंशन सिस्टम के साथ खुश हो, आपके लिए कौन सी पेंशन सिस्टम ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर एनपीएस क्या है। देखिए, एनपीएस का पूरा नाम होता है नेशनल पेंशन सिस्टम और इसे आमतौर पे न्यू पेंशन सिस्टम भी बोला जाता है। इसे पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब इस सिस्टम को 2004 में लागू कर दिया गया था सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और इसमें हमारे पैरामिलिट्री के जो फौजी भाई हैं उनको भी शामिल कर दिया गया था। बेसिकली नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस का स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी तनख्वाह का, बेसिक सैलरी का और डीए का 10% हिस्सा हर महीने नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करता है और सामने सरकार भी 10% हिस्सा इन्वेस्ट करती है। हालांकि अभी सरकार ने इस हिस्से को बढ़ाकर 14% कर दिया है। बाद में ये जो पैसा इकट्ठा होता है उसको कुछ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाता है। इसमें कुछ चुनिंदा इंश्योरेंस कंपनियां काम करती है जिसका सरकार के साथ डायरेक्टली एग्रीमेंट है। वो इन सारे आपके पैसों को शेयर मार्केट्स में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती है और कई सालों के बाद उसका जो रिटर्न मिलता है उसके द्वारा आपको बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, थोड़ा गौर से समझते हैं। एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत आपको पैसा कैसे मिलता है? देखिए, 3 प्रकार से आपको पैसा मिलता है। एक तो वो पैसा जो आपने अपनी सैलरी का 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, प्लस वो पैसा जो सरकार ने आपके सामने 14% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने इन पैसों को लगाकर जो रिटर्न कमाया है उन सबको मिलाकर आपको सर्विस के अंत में दिया जाता है। लेकिन सर्विस के अंत में भी सरकार आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पूरे पैसे आपको नहीं देती है, बल्कि इसके बदले में आप अपने इन्वेस्ट किए पैसों का जितना भी फंड आपका इकट्ठा हुआ है उसका मैक्सिमम 60% पैसा आप ले सकते हो, और कंपलसरी मैंडेटरी है कि 40% हिस्सा आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास रहने देना होगा। अब ये इंश्योरेंस कंपनियां आपके उस 40% हिस्से को री इन्वेस्ट करेगी और उसके द्वारा आपको कुछ पेंशन के रूप में अमाउंट भी देगी। लेकिन यहाँ पर आपकी पेंशन की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इसको कैलकुलेट करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके द्वारा कितना फंड एकत्रित हुआ और आपके उन पैसों के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा रिटर्न कमाया। अब आपका पैसा आप कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को या कौन से फंड मैनेजर को देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साल में एक बार आप अपना फंड मैनेजर चेंज भी कर सकते हो। ये 40% हिस्सा जो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हो उसे एनयूटी कहा जाता है, और बाकी का 60% हिस्सा आपको एक मुश्त राशि में दे दिया जाता है। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा पैसा भी उनके पास इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसी के मुताबिक, उनके रिटर्न के मुताबिक आपकी पेंशन भी ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन सामने उतना ही एक मुश्त राशि आपको कम मिलेगा। इनकम टैक्स के रूल 80CCC के मुताबिक आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर एनपीएस में आपको 2 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट मिलेगी। एनपीएस सिस्टम में आप अगर पैसों को विड्रॉल करना चाहते हो, आपको किसी कारण से आपके पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इसके लिए क्या रेगुलेशन है, तो समझ लीजिए कि 3 रीजन से आप अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। या तो आपकी बेटी की शादी के लिए आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, या एजुकेशन पर्पस के लिए आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर अपना मकान घर बनाने के लिए आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए यह कंपलसरी है कि आपकी मिनिमम सर्विस 10 साल तक होनी चाहिए, और उसके बाद भी आप अपनी कुल जमा राशि के सिर्फ 25% का हिस्सा ही विड्रॉल कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको विड्रॉल करना है तो उस दोनों के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। आगे आप 5-5 साल के गैप को लेकर विड्रॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से आप सर्विस से रिजाइन करते हैं या डिस्चार्ज लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पैसों का सिर्फ 20% ही आप विड्रॉल ले जा सकते हैं। बाकी 80% आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास छोड़ना पड़ेगा, उनकी एन्युटी करानी पड़ेगी। जबकि अगर आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप 60% हिस्सा विड्रॉल कर सकते हैं और 40% हिस्से की एन्युटी कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस का काम करने का तरीका। अब हम इसे समझते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन सिस्टम और एनपीएस के बीच में कितना बड़ा अंतर है, आपको कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा, ये सब कुछ देख के जाइएगा। और अंत में आपने कमेंट भी करना है कि आप कौन सी पेंशन सिस्टम के साथ एग्री हो, सेटिस्फाई हो, खुश हो। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि अभी के मुताबिक अगर कोई सैनिक अपनी शॉर्ट सर्विस करके रिटायरमेंट लेता है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है, तो तकरीबन उसकी उम्र होती है 35 साल, और उनकी पेंशन जो फुल पेंशन होती है, मंथली पेंशन, और तकरीबन 25,000 रुपये बन जाती है जुलाई 2021 के हिसाब से। तो अगले आने वाले जो 25 साल यानी कि 60 साल की उम्र तक अगर वो पेंशन लेता है तो उसके पास तकरीबन पेंशन की राशि जो है 75 लाख रुपए बन जाती है। ये मिनिमम काउंट है जो हमने आपको बताया, क्योंकि अब उसी के अगेंस्ट एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होगा, अगर आप 58 या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं तब जाके आपके पास कहीं 70-75 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी उम्र का 58वां साल भी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए कि एनपीएस सिस्टम में आपको अपनी सैलरी से 10% हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करना होता है, जबकि हमारी पुरानी सिस्टम में आपको अपनी सैलरी से कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। एनपीएस सिस्टम में आपके पैसों के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनियां रिटर्न कमाती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। ये कोई फिक्स नहीं होता, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जबकि पुरानी पेंशन सिस्टम में आपको एकदम फिक्स होता है कि मेरा पेंशन कितना बनेगा, आपकी आखिरी बेसिक पे के हिसाब से ही आपका पेंशन बनता है। इससे फ़ायदा यह हो जाता है कि एक सैनिक अपनी ज़िंदगी का आगे का अपना भविष्य को पूरी तरह से कैलकुलेट करके अपना पूरा प्लानिंग करके आगे की ज़िंदगी सुरक्षित तौर पे बिता सकता है। अब एनपीएस में ये चीज़ मैंडेटरी है कि जितना भी अमाउंट आपका बना है, अगर आप सर्विस पूरी करके जाते हो तब आपको उसमें से 60% हिस्सा एक मुश्त मिलेगा, लेकिन 40% हिस्सा कंपलसरी आपने एन्युटी कराना पड़ेगा। जबकि पुरानी पेंशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपका पेंशन जो बनेगा उस पूरे पेंशन का आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब एनपीएस सिस्टम में क्या होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा उन चुनिंदा इंश्योरेंस कंपनी की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों के ऊपर कितना ज़्यादा रिटर्न कमाती है। लेकिन पुरानी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है और फिक्स कैलकुलेशन के हिसाब से ही पेंशन मिलता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एनपीएस सिस्टम में आप 10 साल की नौकरी के बाद अपना 25%
अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, जबकि पुरानी पेंशन सिस्टम में आप एडवांस में कोई भी पेंशन का अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हम लोग अपना AFPP फंड कटाते हैं, जो हमारी एक भविष्य निधि होती है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि आखिर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS क्या है और कैसे काम करता है, और हमारी पुरानी पेंशन सिस्टम और NPS के बीच में कितना बड़ा डिफरेंट है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सी पेंशन सिस्टम ज़्यादा ठीक है, आप कौन सी पेंशन सिस्टम के साथ ज़्यादा सेटिस्फाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी फौजी भाइयों के पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।